हेलो दोस्तों। आज मैं लाया हूँ सेकंड पार्ट, जो आपकी सेकंड बुक है चैप्टर 7 से चैप्टर 13 तक के। तो उसमें मैं चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 13 जो कि आपका अवकल समीकरण है, समतल, त्रिविमीय ज्यामिति और प्रायिकता, इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। इसी वीडियो में सारे बताऊंगा, तो लास्ट जरूर देखिए, वन शॉट है। इसके अलावा समाकलन, अवकलन चैप्टर 1, चैप्टर 2 की मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो गणित की प्लेलिस्ट वाली वीडियो, गणित की प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं समाकलन अवकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करूं सबसे पहले अवकल समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन चैप्टर 9 की, तो उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो पहला है अवकल समीकरण d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y इक्वल टू 0 की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली कोटि और घात से रिलेटेड आपका एमसीक्यू या एक नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप, जैसा मैंने आपका जो कॉपी वाला, मैथ की कॉपी वाले में भी बताया था जब मॉडल पेपर सॉल्व कराया था पिछले वीडियो में, कि जिस आपको देखना है किसमें जो है सबसे ज्यादा बार अवकलन किया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने y का 2 बार अवकलन किया है, यहाँ पे 1 बार किया है, यहाँ पे 0 बार किया है। सबसे ज्यादा बार किसमें किया? इसमें किया। कितनी बार किया? 2 बार। तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। ठीक है, और घात बेसिकली क्या होती है? घात होती है जिसकी कोटि हमने यूज की है, ठीक है, उसी की घात। तो अगर हम कहेंगे इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात है 1, तो इसकी घात हो जाएगी 1। ठीक है, बेसिक कभी कभी हम गलती क्या कर देते हैं, हम जल्दबाजी में ज्यादा घात देखने के चक्कर में हम 3 लिख देते हैं, क्योंकि इसकी पावर 3 है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हम जिसकी कोटि लेते हैं, समझ रहे, जिसकी हम कोटि लेते हैं उसी की हम घात लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आ सकता है, कोटि और घाट का एमसीक्यू, एक नंबर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो सिद्ध करो y इक्वल टू e⁻³ अवकल समीकरण d2y/dx2 प्लस dy/dx -6y इक्वल टू 0 का एक हल है। तो इसमें बेसिकली आपको करना नहीं है कुछ नहीं, मतलब इसमें आपको क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये मतलब एक तरीके से प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसका आप 2 बार अवकलन करिए। ठीक है, तो आपको एक बार अवकलन करेंगे dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी, 2 बार करेंगे d2y/dx2 की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू आपके पास है, तीनों की वैल्यू इसमें रख लिया और LHS इक्वल टू RHS लिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अवकलन करना है, नॉर्मली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करो अगले क्वेश्चन की, वो है आपका dy/dx प्लस 1 प्लस y² इक्वल टू 0 को हल करो। तो इसमें भी बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको हल करना है। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि अवकल समीकरण को बनाना इस पर आपके कोर्स में नहीं है, इस पर आपके कोर्स में अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको इस साइड ले जाना है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस y²/y। तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें चर को पृथक्करण करना है, यानी वेरिएबल को अलग अलग करना है। तो इसमें आपको y की जो वेरिएबल है, यानी जो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे और x को इस साइड ले जाएंगे। तो y का वेरिएबल क्या है, y/1 प्लस y² माइनस का dy इक्वल टू dx। ठीक है, क्योंकि x का यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, dy को हमने इस साइड रखा, dx को हमने इस साइड रखा, y की जितनी वेरिएबल है इतना भी आपकी वैल्यू है वो इस साइड ले गए, x की हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप y² को, इस पूरे को आप t मान के आप करोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और लास्ट में आपके इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू समथिंग समथिंग प्लस c। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हल होता है। तो आपको क्या करना है कि हल में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं अलग अलग करके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है dy/dx इक्वल टू 1 प्लस माइनस y²/1 प्लस माइनस x², नहीं प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली इसमें देखिए यहाँ पे आपको √1 प्लस y² को इस साइड ले जाना है इसको, ठीक है, और dx को इस साइड ले जाना है। तो आपको क्या बन जाएगा, dy/√1 प्लस y² इक्वल टू dx/√1 प्लस x², यानी आपने y को एक साइड कर दिया, x को एक साइड कर दिया, और फिर दोनों का क्या कर दीजिए, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। आई होप, तो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको y इक्वल टू इस रूप में एक इक्वेशन आएगी जो आपका हल होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो वो है dy/dx प्लस 2x इक्वल टू e⁻3x। इसका हमें हल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2x को इस साइड ले जाएंगे और dx को हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे dx का फंक्शन बन जाएगा, dy का है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो वो है आपका e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec² y इंटू dy इक्वल टू 0। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, वही आप करेंगे, x y वाले को इस साइड रख देंगे, dx वाले को इस साइड रख देंगे, x वालों को, और उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन
इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करूं मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 7वां क्वेश्चन, log dy अपॉन dx इक्वल टू 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल जबकि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें होती है, व्यापक हल और विशिष्ट हल। व्यापक हल में बेसिकली क्या होता है, इस रूप में होता है, मतलब यहाँ पे आपका c होता है, c की वैल्यू नहीं आपको पता होती है, ठीक है। और विशिष्ट हल में क्या होता है, यहाँ पे ये कंडीशन होती है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y और x का कुछ वैल्यू दी होगी। तो आपको क्या करना है, जब आपका लास्ट में इक्वेशन आ जाए तो यहाँ पे आपको एक स्टेप आगे बढ़ के इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे x और y उसमें रख देना है, तो उससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको आपको इस इक्वेशन में रख देना है। तो बेसिकली क्या होता है, व्यापक हल में आप जो है आपका यहाँ पे c होता है, और विशिष्ट हल में आप c की कुछ वैल्यू रख देते हैं, और वो कहाँ से मिलेगी, y x की वैल्यू रखने से, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है d2y अपॉन dx2 इक्वल टू log x जबकि y इक्वल टू 1, dy अपॉन dx इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। जब भी y x की वैल्यू दी हो, समझ जाइए विशिष्ट हल निकालना है। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको आप दो बार इंटीग्रेट करेंगे, तब आपका y इक्वल टू आ जाएगा, और उसमें फिर c की वैल्यू निकालने के लिए आप y इक्वल टू मान लो कुछ भी आया हो, और y इक्वल टू मान लो 3x, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंपल के लिए। तब क्या करेंगे, आप x की वैल्यू 1 रख देंगे, y की वैल्यू 1 रख देंगे। तो आप यहाँ पे जब 1 वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, तो आप क्या करेंगे, इस 2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आपका ये विशिष्ट हल होगा, ठीक है। तो व्यापक हल में होता है c, विशिष्ट हल में आपकी कोई वैल्यू होती है c की। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 9वां, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy अपॉन dx इक्वल टू xy। ये बेसिकली आपका इसमें आप क्या करिए, ये आपका समघाती इक्वेशन है। इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप नीचे ले जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि ये वाली समघाती है, यहाँ पे मैं अभी बाद में बता रहा, ठीक है। तो इस वाले को अभी रहने दीजिए, इसको मैं अभी 5 मिनट में बता 2 मिनट में, ठीक है। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो बिंदु 0 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसका अवकल समीकरण y डैश मतलब होता है dy अपॉन dx, यानी एक बार इंटीग्रेशन इक्वल टू e की पावर x sin x है। बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको इसका आपको इंटीग्रेट कर देना है, y इक्वल टू कुछ मिलेगा तो उसे 0 0 से सेटिस्फाई कर देना है, ठीक है। इस तरीके से विशिष्ट हल है, बस इसकी भाषा बदल गई, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो वो है आपका 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0 का हल। तो इसमें भी बेसिकली आपको वही सेम चीज करनी है, आपको समघात यहाँ पे आपको मतलब x को अलग, x को एक साइड कर देंगे, y को एक साइड कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 1 प्लस e की पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx इक्वल टू 0 का हल जबकि y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें वही सेम चीज, आप x y वालों को एक साइड रख देंगे LHS में, x वालों को RHS में अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, लास्ट में वो आएगा, यहाँ पे y x की वैल्यू रखेंगे, आपका विशिष्ट हल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके 5 या 8 नंबर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है अंडर रूट a प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 0। तो इसमें आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आप हर का परिमीकरण करके आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, dx को वहां ले जाकर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 14वां, यहाँ से आपका समघाती समीकरण स्टार्ट होता है। तो इसे के लिए हमें पहले पता होना चाहिए समघाती होता क्या है, हम कैसे पहचाने। तो समघाती का मतलब होता है कि अंश और हर में x और y की पावर समान है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ अंश में x की पावर क्या है, x की घात क्या है, मतलब घात मतलब होता है मैक्सिमम पावर, x की यहाँ पे 1 है, y की 1 है, यहाँ पे आप देखेंगे x की 1 है, y की 1 है, तो अंश और हर में x और y की पावर क्या है, इक्वल है, इसलिए समघाती है। अगर इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे x की यहाँ पे क्या है, घात 1 है, यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 है, अंश में 1 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अंश और हर में x और y की पावर क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ हर में 2 है, अंश में 1 है, तो ये आपका समघाती समीकरण हुआ। तो ये आपका पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। फिर इसमें बेसिकली हम करते क्या है, इसमें हम x y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे प्रतिस्थापन की यूज करते हैं, y बराबर वी एक्स रखते हैं, ठीक है, समीकरण में। या पे आप ऐसा कर सकते हो y अपॉन एक्स इक्वल टू वी रख देते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जिससे आपको पूरा जो समीकरण होता है वो v के रूप में आ जाता, फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है। तो आप करके देखिए, ये वाला भी सेम टू सेम उसी फॉर्मूले से होगा। इसमें आप y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे, पूरा आपका v और x के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप v को एक साइड रखेंगे और x को एक साइड रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका
15वां क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। ये भी सेम टू सेम आपका जो है समघाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका इस रूप में बनेगा कुछ। तो यहाँ पे आपकी अंश में पावर है 1 1, हर में है 2 2, ये आपका समघाती है। वही आप करेंगे समघाती में आपको क्या करना है, y इक्वल टू bx लगा देना है, ठीक है, आपको सॉल्व हो जाएगा प्रतिस्थापन करके। 16वां क्वेश्चन है x प्लस वाई dy प्लस x माइनस वाई dx इक्वल टू 0, जबकि y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, आज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन आपका बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। तो आप क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे एक एक पावर है, यहाँ एक एक है, समघाती है, तो आप y इक्वल टू bx की वैल्यू रखेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, और फिर आपके जो लास्ट में आ जाएगा इस तरीके से आप यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे, आपकी c की वैल्यू मिल जाएगी, उसको आप पुनः इक्वेशन में रखेंगे तो आपका विशिष्ट हल मिल जाएगा। इसके बाद बात करूं मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 17वां x cos y अपॉन x dy अपॉन dx इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x। तो इसमें भी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे मतलब भिन्न रूप में मिलेगी, अपॉन रूप में, और जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको y, इसको आप यहाँ ले जाइए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा x cos y अपॉन x, है ना। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, y अपॉन x को मान लेंगे v, क्योंकि देखिए y इक्वल टू bx होता है, तो यहाँ से y अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी v। जब आप इसको पूरे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है v और x के रूप में होगा, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। करके देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18वां, जो कि है आपका माइनस x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। इसमें सेम टू सेम इसको आप नीचे ले जाएंगे, कैसे पहचाने, x और y की पावर यहाँ क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, तो इक्वल है, तो आप ये समघाती है, तो y इक्वल टू क्या रख देंगे vx और सॉल्व करिए। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो 19वां cos x dy अपॉन dx प्लस y sin x इक्वल टू 1 का समाकलन गुणांक। अब यहाँ पे एक नया टाइप है यहाँ पे, जो कि है आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की पहचानने का ट्रिक क्या है, ये आपका होता है, ये आपका dy अपॉन dx प्लस px इक्वल टू q, सॉरी यहाँ पे हाँ px इक्वल टू q, या py हो सकता है, py इक्वल टू q के रूप में, या ये उल्टा हो सकता है dx अपॉन dy, यानी रैखिक समीकरण के रूप में होगा dy अपॉन dx प्लस px इक्वल टू q। अगर इस रूप में है तो आप समझ जाइए रैखिक समीकरण है, ठीक है। जैसे अब इसमें आप कहेंगे तो इसमें आप cos x का भाग देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 10x, तो आप कहेंगे क्या बनेगा dy अपॉन dx प्लस y 10x इक्वल टू 1 अपॉन cos x हो जाएगा sec x। तो आप देखेंगे dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, p की वैल्यू 10x और q की वैल्यू sec है, तो आपका रैखिक समीकरण है। तो ये पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये आप जो अगर इस रूप में है वो, तो आपका जो p होगा वो y के रूप में होगा, y का फलन होगा, ठीक है, यानी कि जैसे, और यहाँ पे जो q होगा वो भी y का फलन होगा, ठीक है। जैसे अगर इसमें बात करूं तो इसमें आपका p क्या है 10x है, x का फलन है, और q भी है x का फलन। तो यहाँ पे आप ध्यान क्या रखना, q जो है यहाँ पे x और y दोनों ना हो, यहाँ पे या तो x हो या y हो, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एक चीज, तो इसमें बेसिकली समाकलन गुणांक निकालना होता है, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 10x, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है आ जाएगा। तो एक नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है समाकलन गुणांक निकालने को। इसके बाद बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो वो dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू sin x, या sin x की जगह cos x भी हो सकता है, या फिर 2 की जगह 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सिंपली आप जी कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 2 3 जो भी हो, ठीक है, और q इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी sin x cos x, ठीक है। तो आप इजीली इसको वो करेंगे, इसके रैखिक समीकरण से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 10 इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें आपको जो है करना है, तो इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स को, चूंकि हमें सिंगल बनाना है, ठीक है, तो अगर हम इसमें इसका भाग देंगे यहाँ पे, तो अगर हम इसका भाग देंगे तो सोचिए यहाँ पे एक्स और वाई दो टर्म है, तो यहाँ पे अगर भाग देंगे तो x माइनस ई की पावर माइनस 10 इनवर्स वाई बनेगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस ई की पावर माइनस 10 इनवर्स वाई बनेगा, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x y दोनों है,
ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो कुछ आपका वो नहीं बन रहा, मतलब इक्वेशन सही नहीं लग रही है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप dy अपॉन dx का भाग देंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, dy अपॉन dx का dx, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बन जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन dx आ जाएगा, तो आप इसका जब भाग देंगे दोनों में, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेसिकली x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर कंपेयर करेंगे, ये x है, p की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखेंगे तो पूरा ये आपका y के रूप में है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान क्या रखना है, ट्रिकी है कि इसमें हम dy अपॉन dx का पहले भाग देते हैं, फिर हम 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, ठीक है। आप करके देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल में अच्छे से लगे हुए हैं, क्योंकि टाइम कम है तो मैं एक को सॉल्व नहीं करा सकता। इसके बाद बात करो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो dy अपॉन dx प्लस y tan x इक्वल टू y स्क्वायर sec x। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं कह रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो सही है, पी वाई के रूप में है, यहाँ पे p की वैल्यू 10x, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो y भी है x भी है, तो यहाँ पे q की वैल्यू जो है या तो x के रूप में होनी चाहिए या y के रूप में। नॉर्मली क्या होता है, जो y का जो आपका p है, p x के रूप में, तो यहाँ पे भी x के रूप में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे y स्क्वायर का भाग दे देंगे, ठीक है, फिर आप सॉल्व करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे q जो है, जिस मतलब p जिसका फंक्शन हो, यानी x का फंक्शन हो, p की वैल्यू x के रूप में हो, y के रूप में, उसी रूप में q की वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो वो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x dy, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका देखिए x, तो आपका p बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका q, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सारे आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके 22-23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 चैप्टर के। अगला जो चैप्टर है वो आपका 11वां समतल, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सो हम देखते हैं 11वीं चैप्टर की, जो कि आपका त्रिकोणीय ज्यामिति, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बिंदुओं 1, 1, -1 तथा 2, 3, 1 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो आपका a भी निकाल लेना। a भी निकाल लोगे तो उसका बेसिकली जो दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात बटे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ऐसा कुछ बना, अगर आपका मान लो 3j - 4k, ठीक है, तो इसका जो आपका मॉड होगा, यानी 4 + 9 + 16, ठीक है, और अपॉन 2, 3, 4, यानी कि cos अल्फा बन जाएगा cos बीटा cos गामा अपॉन भी ये रहेगा, ठीक है। ये मैंने उसमें ही करवाया, सॉल्व में अगर कोई प्रॉब्लम हो देख लीजिए, कॉपी में लिखवाया करवाया है, मैथ की सॉल्विंग वाली है, मॉडल पेपर की। दूसरा क्वेश्चन है वो है सिद्ध करो कि बिंदु 2, 3, 4, 1, -2, 1, 5, 8, 7 समरेख हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, ए बी सी मान लेना इन तीनों को, तो आपको यहाँ से ए बी मिल जाएगी, यहाँ से बी सी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जब ए बी और बी सी में, तो उनके जो दिक् अनुपात होते हैं, यानी A1/A2 का अनुपात देखेंगे, B1/B2, C1/C2, तो तीन एक निश्चित अनुपात होंगे, यानी कि ए बी और बी सी समांतर होगी, तो आप लिख दीजिए वो दोनों समांतर हैं और दोनों में भी कॉमन है, इसलिए संरेख है। तो ये आ सकता है 2 नंबर में। इसका बात करूं अगले क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट है वो है बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप + 2j कैप - 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्टीय समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका जो फॉर्मूला होता है r = a + nb, ठीक है, r = a + λb, तो आपका b है, ये आपका यहाँ से a बन जाएगा, तो आप सीधे रख दीजिए, ठीक है, और उसको फिर कार्टीय में चेंज कर दीजिए, x-x1/a = y - y1/b = z - z1/c, ठीक है। तो आप जो फॉर्मूले आपको सारी किताब में मिल जाएंगे, सिंपल है फॉर्मूला बेस है, ठीक है, जस्ट समझना है कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, ठीक है। तो ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऐसा हो सकता है मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, जैसे मान लो ये पॉइंट ये ना होगा, थोड़ा दूसरा मतलब चेंज हो सकता है पॉइंट, ठीक है, सेम टू सेम में क्वेश्चन ना हो, थोड़ा सा मतलब 5 जगह 6, 3 ऐसा हो, लेकिन आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है वेक्टर r = i - 2j + 3k + λ i - j + 3k, ये रेखा का समीकरण है सदिश, ठीक है, r और तथा r कैप वेक्टर r = 4i - j + μ 2i - j + 2k, इन ये दो रेखाएं बेसिकली अगर कंपेयर करेंगे a + λb और a + μb, रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है।
ठीक है। इस बार आपके में सिलेबस में 2 रेखाओं के मध्य कोण है, तो इसमें आप जो है ये मैंने करवाया भी है, आपका जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं cos अल्फा cos थीटा इक्वल टू इन दोनों का अदिश गुणा अपॉन दोनों का मॉड का गुणा। तो आप ये कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करूँ, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखा माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7x माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2 और 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन 5 परस्पर लंब है। तो बेसिकली जो आपका है ये आपका सदिश समीकरण होता है रेखा का, सॉरी ये आपका होगा कार्तीय समीकरण, ये है सदिश समीकरण जिसमें i j k के रूप में, इसमें आपका x y z के रूप में, तो होता है आपका कार्तीय समीकरण, कार्तीय तल x y z। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आप मैंने करवाया भी है, मॉडल पेपर में भी है, तो ये करवाया है आप। ठीक है, इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, ये आपके होते हैं a1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इनका जो होता है लंब के लिए इनका योग जो है 0 होता है। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी p की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद बात करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है वेक्टर r इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 2k, ये एक रेखा का सदिश समीकरण है। और r वेक्टर r इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k के मध्य न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का जो सूत्र रहा है वो आपको लगा देना है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये चेक करना है आपको b, दोनों के लिए b1 और b2 चेक करना है। इनका अनुपात अगर सेम है तो ये समतल रेखा होती है, तो ये समांतर रेखा होती है, नहीं तो विषमतली होती है, मतलब असमांतर होती है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 1/2 इक्वल टू -3/3 इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो ये हमारा सेम नहीं है रेशियो, तो यानी कि विषमतली है, तो इसमें जो विषमतली वाला फॉर्मूला है वो लगाइएगा। ठीक है, और अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वेक्टर r इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4k तथा वेक्टर r इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू 4i प्लस 6j प्लस 8k, इन दोनों के बाद न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। तो अगर बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेशियो जो है मतलब 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे मतलब अगर आप रेशियो देखेंगे तो 1/2 का बन रहा है तीनों का, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये बेसिकली आपकी समांतर रेखा है, तो इसके लिए आपका दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका बेसिकली क्या होता है, अब वो भी देख लीजिए। तो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी का सूत्र होता है, जो मैंने करवाया भी, ऐसी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में कॉपी में सॉल्व कराया बोर्ड पेपर की, उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू क्रॉस m सदिश गुणा अपॉन m, मतलब ये इसका होता है a1 माइनस सॉरी इसका होता है a2 माइनस a1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b। ठीक है, और इसका भी मॉड। तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे सदिश गुणा होगा, और यहाँ पे देखेंगे b है, यहाँ पे b1 b2 नहीं है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारा ये सेम टू सेम बन जाएगा। तो जस्ट ये चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका b बन जाएगा सेम, आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है, क्या सबसे पहले इनका कंपेयर करना है, b का, दोनों के b1 और b2 का कंपेयर करना है। अगर उनका रेशियो इक्वल है तो समांतर है, अगर रेशियो इक्वल नहीं तो असमांतर है। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले आप किताब में देख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हम कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें विषमतली का असमांतर रेखाओं का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0, जो कि गलत है। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, जो कि आपको मॉडल पेपर में भी है, और मैंने बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है उसमें सॉल्व कराया, तो वो देख सकते हैं क्वेश्चन, जो कि मैंने वहां कराया, तो यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है समांतर रेखाओं का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है x प्लस 2/8 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन -5 इक्वल टू z प्लस 1/2 तथा x माइनस 3/2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन -3 इक्वल टू z माइनस 6/2 के मध्य लघुत्तम दूरी। तो ये बेसिकली रेखा कार्तीय समीकरण है। ठीक है, तो अगर आप इसमें आपके पास इसमें आप जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके जो है जो वेक्टर a की वैल्यू है, जो हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से -2 1 -1, यहाँ से होगी 3 5 और +6, यानी कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे चिन्ह आप बदल देंगे और ये आपका बन जाएगा वेक्टर ए, नीचे वाले होते हैं आपके वेक्टर बी। तो आप सदिश समीकरण बदल के आप कर सकते हैं, या फिर आप कंपेयर करके कार्तीय रूप को बना सकते हैं। ठीक है, तो सदिश रूप में भी आ सकता है लघुत्तम दूरी, और कार्तीय रूप में भी आ सकता है। सेम टू सेम आपका सदिश में आ सकता है आपका रेखाओं के मध्य कोण, और कार्तीय रूप में आ सकता है मध्य कोण। ठीक है, तो इसके बाद बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है दो बिंदु है आपके पास 2i प्लस 3j माइनस के, या फिर ऐसे दे सकता है 2, 3 -1, एक ही चीज है।
तथा -i + 4j + 3k को मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है r = a + लैम्डा b - a। ठीक है, तो ये b - a जब करेंगे तो आपका फॉर्मूला है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको बेसिकली फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि बहुत कंफ्यूजन हो गए हैं। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए और हर के दो टाइप के, जैसे मैंने हर टाइप के एक क्वेश्चन को लिखा है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक टाइप की और कर लीजिए तो आपका मतलब बन जाएगा। वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं होता। कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, जैसे यहाँ पे समांतर रेखा की, असमांतर रेखा, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। एक चीज और, जैसे यहाँ पे है कार्तीय रूप में, तो यहाँ पे हमेशा जब आप कंपेयर करो यहाँ पे इस रूप में लिखना है आपको, मतलब x - x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन v इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अगर आप देखेंगे यहाँ पे x हमेशा पहले होना चाहिए, तो अगर आप जैसे देखेंगे यहाँ पे x बाद में है, यहाँ पे x के साथ 7 है। ठीक है, तो आपको इसको इस रूप में बनाना है। तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेके माइनस नीचे भेज देंगे, यहाँ पे आप 7 का भाग दे देंगे ऊपर नीचे, तो आपको ये इस रूप में बनाना है, स्टैंडर्ड रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर आप कंपेयर करिएगा, जो हम छोटी गलती कर देते हैं। इसके अलावा समतल के समीकरण, समतल से रिलेटेड क्वेश्चन है, समतल का सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण, इससे रिलेटेड इस बार सिलेबस में हट गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप उसके फॉर्मूले और एक क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वैसे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है समतल से रिलेटेड समीकरण, समतल से रिलेटेड क्वेश्चन, सिर्फ रेखा वाले क्वेश्चन है, तो एक बार फॉर्मूले देख के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद कोई जो आपका चैप्टर 12 है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपका अधिकतम मान पूछेगा, न्यूनतम मान। तो इस टाइप का आएगा, मतलब आपको एक उद्देश्य फलन दिया हुआ है z = 5x + 2y। ठीक है, अधिकतम मान या न्यूनतम मान पूछेगा। इसके अलावा आपको 2 या 3 असमीकरण दी होंगी, x + y = > 40, 2x + y > 70। ठीक है, और ये आपको दो दी होती है हमेशा, x > 0 और y > 0। इसका मतलब होता है आपको पहले चतुर्थांश में होगा जो भी होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसका अधिकतम मान निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये मैंने बोर्ड की कॉपी में मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया है, तो मैंने पूरा चित्र बना के समझाया है। तो आप वहां पे बोर्ड वाली कॉपी में, मैथ की कॉपी कैसे लिखें बोर्ड में, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, या अधिकतम मान या न्यूनतम मान, दो टाइप के आएंगे, तो आप दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। इजी है, फ्री के 5-6 नंबर है। ठीक है, तो इसका आप जो देख लीजिए, दो टाइप के चैप्टर 12 के। इसके अलावा देखते हैं कि प्रायिकता के, जो आपका चैप्टर 13 है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसके आगे देखते हैं जो प्रायिकता है आपका 13वां चैप्टर लास्ट चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे आपका लगभग 10 नंबर का आता है। ठीक है, जो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है PA = 3/4, PB = 1/3 और PA∩B = 1/6। तो हमें निकालना है PA/B। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि B जो है घटना घट चुकी है। ठीक है, बेसिकली PA क्या है, PA मतलब वो है कि कोई घटना A है और कोई घटना B है, तो घटना A के घटित होने की संभावना, तो उसकी संभावना है 3/4। ठीक है, और B क्या है, घटना B के घटित होने की। जैसे फॉर एग्जांपल हम टॉस उछाल रहे हैं, ठीक है, तो हमने कह दिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की घटना को हमने मान लिया A। ठीक है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हमने मान लिया B। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्मल सिक्का है तो उसमें क्या होता है 1/2 1/2। ठीक है, PA = 1/2, PB = 1/2। ठीक है, तो भाई उस तरीके से आप समझ लो, दो घटनाएं हैं, उनके घटित होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये इसका मतलब होता है कि PA/B मतलब होता है कि B घट चुकी है पहले से। ठीक है, B घट चुकी है और हमें A के घटित होने की संभावना निकालनी है। ठीक है, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है PA/B = PA∩B/PB। ठीक है, जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, तो आप सीधे फॉर्मूले में रख के निकाल लोगे। तो ये आपका MCQ में आ सकता है या 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे तो आपका ये है, और इसके अलावा ऐसा भी कर सकता है कि वो यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू ना देके यूनियन की वैल्यू दे दे। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करोगे आप, PA∪B = PA + PB - PA∩B। ठीक है, जो प्रायिकता का पहला नियम होता है, जो बेसिक नियम, तो इसमें इसलिए आप इसकी वैल्यू आपको पता है, इन दोनों की वैल्यू पता है, तो PA∩B की वैल्यू निकाल लोगे और आप निकाल सकते हो। तो या तो इंटरसेक्शन दे देगा सीधे या यूनियन देगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेना। तो 1 नंबर का इजी है। इसके बाद बात करूं मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% बायो, 10% मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं। तो एक विद्यार्थी हमने चुना, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह मैथ पढ़ता है, जबकि ज्ञात है कि वह बायो पढ़ता है। तो देखो इसमें ज्ञात क्या है, दिया क्या हुआ है कि वो बायो पढ़ता है। तो अगर हम कहें
कि अगर मतलब मैथ मतलब मतलब गणित पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पीए यहाँ से देखो 40% मतलब 0.4 है ना, 40/100। पीबी क्या है 20 आपका 20% यानी 0.2। और दोनों पढ़ने मतलब ए इंटरसेक्शन भी, मतलब दोनों पढ़ रहे, ए भी पढ़ रहे बी भी पढ़ रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो अगर हम कहें इसमें निकाले तो इसमें बेसिकली क्या पूछा है हमें कि वो पायो पढ़ता है, वो दिया है, यानी कि बी हमें दिया है, हमें पूछा क्या है मैथ पढ़ता है, तो हमें पी ए अपॉन बी की वैल्यू, ये वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी हो जाएगा। यदि दूसरे में बायो पढ़ता है और दिया हमें मैथ, तो मैथ यानी ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मेन प्रायिकता में क्या है कि आप समझो क्वेश्चन को, अगर आपने समझ लिया कि वो पूछ क्या रहा है और आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना, तो इजी है, मतलब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना ज्यादा वो है, आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं, ठीक है, इस टाइप का सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है मतलब छात्रावास से रिलेटेड, कि मतलब छात्रावास है उसमें इतनी लड़कियां हैं इतने लड़के हैं, ठीक है, ये दिया हुआ कि लड़के हैं, तो इस तरीके से रिलेटेड भी पूछ सकता है, मतलब आपको लगाना यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो मतलब मैंने यही है और थोड़ा सा वेरी कर सकता है। इसके बाद बात करूं मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, बी दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। ठीक है, एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिकली हम कई बार गलती कर देते हैं। तो इसमें हम कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता, तो हम क्या करते हैं कि पी ए मल्टीप्लाई बाई मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, यानी इन दोनों का यानी 0.7 और 0.6 का गुणा कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, पूरा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब ए भी झूठ बोल रहा हो बी भी झूठ बोल रहा हो, अगर वो दोनों झूठ बोल रहे हो, अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो भी तो सहमत होंगे ना। ठीक है, दोनों सत्य बोलेंगे तो सहमति बनेगी दोनों में, और अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो भी सहमति बनेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक और हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या है, ए भी झूठ बोल रहा और बी भी झूठ बोल रहा। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखिए प्रायिकता में कि जब भी और वर्ड का यूज हो तो हमेशा गुणा का यूज होगा यानी इंटरसेक्शन, और जब भी या वर्ड का यूज हो तो वहां पे प्लस यूज होगा यानी कि यूनियन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है तो दोनों सत्य बोलेंगे तो यहाँ पे गुणा आ गया, दोनों झूठ बोलेंगे तो गुणा आ गया। अब लेकिन इनमें से कोई एक घटना ही संभव होगी ना, या तो दोनों झूठ बोलेंगे या दोनों सच बोलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों झूठ बोल रहे और दोनों सच बोल रहे, तो कोई एक घटेगी या, तो इसलिए यहाँ पे हमने जोड़ा है। तो अगर आप बेसिक क्वेश्चन को समझिए तो आपको इजीली बन जाएगा। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, बेसिकली इसमें हमें दिया क्या है कि एक बच्चा लड़का है, यह हमें दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है कि दोनों बच्चे लड़के हैं। तो इसमें बेसिकली आप इस तरीके से कर सकते हो सॉल्व, तो एक्स 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 वाई वाई एक्स और वाई वाई, ये हमारा मतलब वो हो गया एस समष्टि, ये हमारा पूरा एस हो गया सैंपल साइज जी, यानी दोनों लड़का दोनों लड़की, एक लड़का एक लड़की हो सकता है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या है कि एक बच्चा लड़का है कम से कम, यानी कि इसमें बेसिकली क्या होगा, लड़का मान ले एक्स है तो हमारा ये 3 होंगे इसमें सैंपल साइज में। इसके लिए हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों बच्चे लड़के हो, और इसका वो क्या है ये है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स एक्स, तो यानी कि 1/4 कॉमन है, और हमें दिया क्या है लड़का, और लड़का की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। जब आप इसको मतलब सैंपल साइज लिख के करेंगे तो इजीली बन जाएगा। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है लीप बर्ड्स में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ये 2 या 5 नंबर पूछ सकता है। तो इसमें बेसिकली करते क्या है कि हम लीप बर्ड्स में बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं। तो इसमें आपके दिन होते हैं 366, तो हम क्या करेंगे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, तो 7 से 366 को बात दिया तो यहाँ पे आपका आएंगे 52। ठीक है, 7 × 35, 1 7 2 14, तो यहाँ पे आपके बेसिकली 2 दिन बचते हैं। ठीक है, अब 2 दिन में आप सोचो कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो 2 में या तो हो सकते हैं सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी लगातार 2 दिन होंगे। और हमें निकालने का है 53 रविवार होने की, हमें दिया क्या है यानी वो 53 रविवार है, तो रविवार किन में आएगा, एक तो सैटरडे संडे में आएगा, एक संडे मंडे में। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो अनुकूल प्रोबेबिलिटी कितनी है, अनुकूल प्रकार 2 है, और कुल दिन कितने हैं, कुल वो कितने बनेंगे, मतलब सेट समूह कितने बनेंगे, एक तो बनेगा संडे मंडे वेडनेसडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, तो इस तरीके से आप लिखेंगे 7 बनेंगे। तो इसका आंसर होता है 2/7। अगर ये हमारे लीप बर्ड्स नहीं होता नॉर्मल ईयर होता तो यहाँ पे 1/7 करके देखिए। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 52 पत्तों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए,
और पहले दो पत्तों के बाद पहले दो पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान क्या रखना है वर्ड, वो जो वर्ड ध्यान रखना है वो है ये बिना प्रतिस्थापित। इसका मतलब क्या होता है, बिना प्रतिस्थापित मतलब होता है कि अगर हमने एक पत्ता निकाला तो हमने उसको वापस नहीं रखा, हमने मतलब अलग कर दिया। प्रतिस्थापित मतलब होता है कि हमने उसको निकाला और फिर हमने वापस रख दिया, और बिना प्रतिस्थापित मतलब होता है निकाला और हमने अलग रख दिया। तो इसमें हमने क्या किया, अलग रखते गए। तो पहले दो पत्तों का बादशाह है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता हो जाए कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो 4/52 पहले बार में निकालने के लिए मतलब पहला पत्ता निकाला, उसके बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52, कुल पत्ते 52 और 4 बादशाह होते हैं। अब इसमें लिखा क्या, और, तो और के लिए मैंने क्या कहा, गुणा लगेगा। अब दूसरा पत्ता बादशाह हो, ठीक है। अब चूंकि हम वो पत्ता अलग कर देंगे तो कितने पत्ता बचेंगे बादशाह के, 3, और यहाँ पे कितने बचेंगे, टोटल 51। अब इसने कहा तीसरा और, मतलब यहाँ पे गुणा होगा, तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता। अब इक्का कितने, इक्का तो 4 ही है ना, हमने बादशाह अलग की है, और टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है। तो इसका गुणा हो जाएगा आंसर। तो आप क्वेश्चन को समझिए, आपको इजीली बन जाएगा। इसके बाद बात करूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करूं अगर मैं 7वें क्वेश्चन की, तो है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि जब प्राप्त अंकों में से कम से कम एक अंक विषम संख्या हो। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमें ज्ञात करना है कि हमने एक पासे को 3 बार फेंका, हमें ज्ञात करना है कि प्राप्त अंकों में से कम एक अंक विषम संख्या हो। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम इस तरीके से निकालें कि पहले अंक, इस तरीके से निकालें कि हम सबसे पहले ये निकालें कि एक अंक विषम संख्या हो, पहले में विषम संख्या है, दूसरे में दूसरी बार में विषम संख्या है, तीसरी बार में, एक एक करके ऐसे निकालें। फिर हम निकाले 2 बार विषम संख्या है, फिर हम निकाले तीनों में विषम संख्या है। एक तो ये ऑप्शन है, तो इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि देखो इसमें लिखा है कम से कम एक अंक विषम संख्या हो। तो अगर हम ऐसा कर दे कि 1 माइनस तीनों पत्ते तीनों अंक सम संख्या हो। अगर तीनों अंक सम संख्या होंगे तो बेसिकली तीनों अंक सम संख्या है, उसको अगर हम छोड़ के बाकी अगर हम सब देखेंगे प्रकार, तो उसमें कम से कम एक अंक विषम जरूर होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों अंक विषम सम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो पहले पासे को फेंका तो उसमें सम अंक कितने होते हैं, 2 4 6 3 होते, टोटल 6, 3/6। फिर हमने दूसरी बार फिर फेंका तो 3/6, फिर फेंका तो 3/6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 1/2 तो 1 माइनस 1/8, और ये सॉल्व हो जाएगा 7/8। बेसिकली हमने क्या किया, शॉर्टकट विधि अपनाई, 1 माइनस जो नहीं होने की, मतलब तीनों अंक सम आए, तो हमने दूसरी मतलब अप्रोच अपनाई। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन हमारा मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमें निकालना था कम से कम एक अंक विषम संख्या हो, हमने क्या किया 1 माइनस तीनों अंक सम संख्या हो, ठीक है। तो तीनों अंक सम संख्या की प्रोबेबिलिटी ये होगी, और फिर हम घटा देंगे 1 से। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, 10 बल्बों में से 6 खराब हैं, और 10 बल्ब 6 खराब हैं। एक व्यक्ति 3 बल्ब चुनता है, उससे प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता क्या है। तो ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, प्रकाश मिल जाए। तब प्रकाश कैसे मिल सकता, या तो एक बल्ब जल जाएगा तो भी मिल जाएगा, 2 बल्ब जलेंगे तो भी मिल जाएगा, 3 बल्ब जलेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वही है कि इसमें थोड़ा लंबा होगा, आप जोड़ जोड़ के करेंगे, मतलब पहले एक में मतलब मिल जाए प्रकाश, फिर 2 में मिल जाए, फिर 3 में, तो इस तरह जोड़ जोड़ करेंगे। अल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि आप एक में से घटा दें और तीनों में से प्रकाश ना मिले। तो तीनों में से प्रकाश ना मिले तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेसिकली वो कितने बल्ब चुन रहा है, 3 बल्ब। तो इसमें बेसिकली 3 बार हम चुन रहे हैं, 3 बल्ब चुन रहे हैं। तो पहली बार खराब चुनेगा आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/10, 6 खराब है, टोटल 10 है। अब दूसरी बार चुनेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/9, ठीक है, क्योंकि वो बल्ब वो यूज कर चुका, तब वो पुनः दोबारा यूज में नहीं आएगा, है ना, वो अलग हो गया। और फिर तीसरी बार चुनेगा खराब तो कितना आएगा, 4/8। जब इसको आप सॉल्व करोगे और एक में से घटा देना तो ये आपका आ जाएगा। तो समझ में आया कि अगर ऐसा हो कम से कम एक अंक या फिर सिर्फ प्रकाश मिल जाए, या ऐसा आ जाए कोई लक्ष्य भेद दे हम, ठीक है। तो लक्ष्य कब भेज सकता है, या तो एक मार दे, या दोनों मार दे, या तीनों मार दे। तो उसके लिए आप क्या कर दो, 1 माइनस कोई लक्ष्य नहीं भेज पाए, या फिर 1 माइनस की तीनों में से प्रकाश ना मिले, तो उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो है 9वां, P इक्वल टू 1/2, PB इक्वल टू 1/3, P A यूनियन B इक्वल टू 2/3। क्या A और B स्वतंत्र हैं। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, यहां से पहले आपको PA इंटरसेक्शन B निकाल देना, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, ठीक है। उससे आपको PA इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। फिर आपको चेक कर लेना है कि PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू PA इंटू PB की इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी उस फॉर्मूले से, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B।
फिर उसका अलावा उनको देखना है, चेक करना है कि उसकी वैल्यू पी ए इंटू पीवी यानी 1/6 आ रही कि नहीं आ रही तो वो स्वतंत्र है, नहीं आई तो स्वतंत्र नहीं है। तो एक और आपको नया फॉर्मूला मिल गया स्वतंत्र के लिए, होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पीवी। स्वतंत्र घटना बेसिकली होती है कि एक घटना को प्रभाव दूसरे घटना पे ना पड़े, ठीक है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वह सिद्ध करो यदि ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा मतलब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा सा मतलब बनने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको कैसे करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारी ई होगी, ठीक है, इसमें दो प्रकार हो सकते हैं मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, या तो ये हो सकता है कि ई और एफ घट जाए, या ये हो सकता है कि इनमें से कोई या ई एफ डैश हट जाए। मतलब मैं समझा रहा, बेसिकली क्या है, जैसे मान लो एफ, मान लो आपके टॉस उछाल रहे हैं हम, तो एफ मान लो आपका है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ई कोई घटना है तो या तो उसमें हेड आएगा या फिर एफ डैश मतलब है हेड ना आए यानी टेल आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई घटना, ये दोनों साथ में मतलब घटना हम घटित कर रहे हैं, दोनों साथ में घटनाएं हो रही, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, तो या होगा यानी एक घटेगी, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया। तो पी इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ, यानी कि कोई घटना घटी ई और उसके साथ एफ घट रहा, एफ मतलब मान लो हेड आ रहा है एग्जाम्पल, और दूसरा ऑप्शन है कि ई घटी और उसके साथ एफ डैश आ रहा मतलब टेल आ रहा। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पीई इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो पी माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। अब चूंकि ई और एफ में स्वतंत्र घटनाएं दी हैं तो इसको हम लिख सकते हैं पीई इंटू पी एफ, ठीक है। अब यहां से पी आ जाएगा कॉमन, पी कॉमन आएगा अंदर तो बचेगा 1 माइनस पी अंदर, सॉरी 1 माइनस पी एफ, 1 माइनस पी एफ क्या होगा पी एफ डैश, ये एक और फॉर्मूला है। सो अब अगर हम और आगे क्वेश्चन देखें बेस्ट में उससे रिलेटेड, तो आपका जो प्रैक्टिकल आगे क्वेश्चन है वो है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो सिद्ध करो कि क्या ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्टिंग करें कैसे करें, तो इसको देखते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर देखेंगे तो एक मिनट जस्ट मैं यहाँ पे बताऊं, तो न्यून कम से कम एक के होने की प्रायिकता, ठीक है। तो P और आप लिखेंगे ए या बी में से एक की होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसका वैल्यू मतलब क्या होगा कि कोई एक घटित हो, कम से कम कोई एक घटित हो, दोनों घट सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें जो है सब आ गया, मतलब एक घट सकती है, दो घट सकती है, दोनों घट सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा कम से कम एक घटे, न्यूनतम एक घटे, तो ए यूनियन बी मतलब होता है एक घटे, कोई एक घटे या हो सकता है दोनों घट जाए, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, तो पी ए इंटू पी बी। अब देखिए यहां से यहाँ पे और यहाँ पे पी बी दोनों जगह है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा पी ए, ठीक। अब देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, है ना, लिख सकते हैं ना इसको हम, अब 1 माइनस पी ए डैश, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है पी ए डैश। अब इन दोनों में पी ए डैश कॉमन है, तो 1 माइनस पी ए डैश, अंदर क्या आएगा 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी क्या होता है पी बी डैश, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे ये आ गया 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक स्टेप लेना है, तो समझना है, मतलब वही क्वेश्चन को समझना है, वो क्या कह रहा है न्यूनतम ए में या बी में से एक घटे, न्यूनतम एक, इसका होता है यूनियन, कि एक घट जाए, दो घट जाए, दोनों घट जाए। हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्वतंत्र घटना है तो पी इंटू पी कॉमन लेंगे, ए वन या पी ए डैश, फिर इसको हम लिखेंगे 1 माइनस पी ए डैश, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है पी इक्वल टू 1/2 पी यूनियन एफ इक्वल टू 3/5 पी एफ इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, या घटना अपवर्जी हो या स्वतंत्र, और दूसरा स्वतंत्र हो। तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम मॉडल पेपर में था इसी टाइप का, और मैंने करवाया भी है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए। तो बेसिकली अपवर्जी की पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है। तो अपवर्जी मतलब होता है कि अपवर्जी घटना भी घटना होती है जो एक ही समय पर घटित नहीं हो सकती,
ठीक है, जैसे हम टॉस उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों नहीं आ सकते, तो ये हमारी घटना क्या है, अपवर्जी घटना है। तो अगर हम कहेंगे दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकती, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। सॉरी, अपवर्जी मतलब दोनों एक साथ घटित नहीं होंगी। तो हम बस बेसिकली क्या है, हमारे पास यूनियन है, ठीक है, और पी की वैल्यू है, पी एफ की वैल्यू है। हम यहाँ पे ई और एफ के रूप में, चूंकि पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी पी एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और स्वतंत्र में क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी पी इंटू पी एफ। तो हम यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का मैं मॉडल पेपर करवा, मतलब मॉडल पेपर के हल में बोर्ड पेपर की कॉपी में करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके। तो ध्यान रखिएगा, अपवर्जी में कॉमन कुछ नहीं होता और स्वतंत्र में होता है पी इंटू पी एफ। स्वतंत्र बेसिकली ये होता है कि कोई घटना है, दो घटना एक साथ घट रही और एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ रहा। और अपवर्जी मतलब होता है दो घटना एक साथ नहीं घट सकती, ठीक है। इसके बाद बात करो अगले क्वेश्चन की, तो वो है छात्रावास में 60% छात्र मैथ, 40% साइंस और 20% दोनों पढ़ते हैं। एक छात्र चुना गया, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह ना तो गणित और ना ही विज्ञान पढ़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने अभी जस्ट पहले देखा बायो और मैथ में, ठीक है। तो इसमें एक सेक्शन और जुड़ गया, वो ना तो गणित और ना ही विज्ञान पढ़ता है। तो इसमें क्या है, अगर हम इस छात्र मैथ की प्रोबेबिलिटी मान ले पी ए है, ठीक है, वो है विज्ञान की पीवी, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। ए डैश मतलब ना तो वो मैथ नहीं पढ़ता, बी डैश मतलब विज्ञान नहीं पढ़ता, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों, और तो ना वो मैथ पढ़ता ना विज्ञान, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और ही आप याद कर लीजिए, या आप समझ के भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों नहीं हो रहा, और इसका मतलब क्या है, कम से कम एक हो रहा। तो एक में से कम एक हो रहा, तो क्या होगा, दोनों नहीं हो रहा। अभी हमने बल्ब वाला क्वेश्चन लगाया था, बल्ब होल्डर वाला, ठीक है, तो उससे देख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो अगर हमने अभी पढ़ा था क्या था, कि अगर कम से कम कोई एक हो तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस कोई ना हो। बल्ब वाला जो प्रकाश वाला क्वेश्चन था उसमें यही तो किया था हमने, तीनों से प्रकाश ना आए, 1 माइनस कर दिया था, तो कोई ना हो। तो इसको अगर हम इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड, तो यही बन जाएगा। तो याद कर लीजिए, तो बेसिकली क्या है, अब इसका हम जब वो फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें पी ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, और पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये वही है आपका पी, मैथ पढ़ता है और विज्ञान पढ़ने की बैठ, तो मैथ पढ़ना दिया हुआ है यानी ए दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, बी, यानी पी बी अपॉन ए निकालना है, यह पहले बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो वो है दो विद्यार्थी पीक्यू द्वारा प्रश्न के उत्तर देने की प्रायिकता, प्रश्न के उत्तर देने की प्रायिकता 1/2, 1/3 है। यदि दोनों अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें तो प्रायिकता ज्ञात करो। पहला, यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, और दूसरा उनमें से केवल एक ही देता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली क्या है, पी की प्रोबेबिलिटी क्या है देने की, अगर हम माने उसकी दो विद्यार्थी पी और क्यू, तो पी की प्रोबेबिलिटी क्या है उत्तर देने की, अगर हम इसको लिखें पी है तो क्या है 1/2, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब क्यू की देने की 1/3। और उसने कहा दोनों अलग अलग प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो हमें निकालना है यदि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, तो वही सेम चीज, प्रश्न का उत्तर या तो हो सकता है एक दे दे, पी दे दे, हो सकता है क्यू दे दे, हो सकता है दोनों दे दे। तो इसका वही है, आप या तो ये कर सकते हो कि 1 माइनस दोनों ना दे, दो ना दे तो 1/2, तो ये पी है तो पी ए डैश कितना होगा 1/2, एक में से हटा देंगे, और 1/3 का हो जाएगा 2/3, एक से घटाएंगे, तो आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3। समझ में आया, हमने क्या किया, 1 माइनस दोनों में से उत्तर नहीं देगा कोई, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप 3 बार जोड़ सकते हो, पहले ने उत्तर दिया प्लस दूसरे ने उत्तर दिया प्लस दोनों ने उत्तर दिया, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देता है, तो इसमें क्या करेंगे आप, एक तो आपका प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मान लो पी ने उत्तर दिया क्यू ने नहीं दिया, और दूसरी बनेगी क्यू ने उत्तर दिया तो और पी ने नहीं दिया, तो जैसे पहली ये होगा 1/2, पी ने उत्तर दिया क्यू ने नहीं दिया, 2/3 प्लस, और पी ने इसने उत्तर नहीं दिया तो 1/2, इसने उत्तर दिया। अब यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इनमें से कोई एक ही पॉसिबिलिटी होगी, एक ही पॉसिबल होगा बे, है ना, तो यहाँ पे इसलिए हमने यानी प्लस लगाया। तो अगर हम देखें इसके बाद, तो आपके बैच प्रमेय के क्वेश्चन और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के स्टार्ट होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे मैंने मिटा दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 10 सेकंड स्टार्ट मतलब पीछे करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं ऊपर के, ठीक है। तो इसके बाद बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है एक थैले ए में 4 लाल 5 काली गेंद है, दूसरे थैले में 6 लाल 3 काली गेंद है। एक गेंद ए से बी में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद बी से एक गेंद निकालते हैं, इसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। नॉर्मली बैच प्रमेय क्या है, बैच प्रमेय की पहचान कि उसमें लास्ट में आपको कुछ पूछा होगा, साथ में एक चीज भी दी होगी, एक कंडीशन भी दी होगी कि यदि यह ज्ञात है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। इधर आप देंगे तो यहाँ पे प्रायिकता तो पूछिए लाल होने की, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है।
तो यहाँ पे आप बैच प्रमेय ना लगा के संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है, इसमें पूछा क्या है, इसके लाल होने की प्रायिकता। तो इसमें जो पूछा है लाल होने की प्रायिकता, हमने उसको इवेंट मान लिया। ठीक है, गेंद का लाल होना। इसके बाद अगर देखेंगे आप तो PE1 हमने मान लिया कि हमने जो गेंद निकाली वो लाल गेंद है। हमें मतलब पहले थैले से गेंद निकाल के दूसरे थैले में डालना है, तो हमने माना पहले थैले से गेंद निकाली, वो मतलब लाल गेंद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/9। और PE2 क्या होगी, यानी काली गेंद होने की प्रोबेबिलिटी 5/9। पहले थैले से निकाल लेंगे। ठीक है, अब चूंकि PE1/E क्या होगा, 1 मिनट, और PE/E1 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने पहले थैले से लाल गेंद निकाली, उसको दूसरे थैले में डाला, और फिर दूसरे थैले से क्या निकाली, लाल गेंद है ना, दूसरे थैले से गेंद निकाली, उसका लाल होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब चूंकि हमने एक थैले से लाल गेंद निकाली दूसरे में डाला, तो दूसरे थैले में लाल गेंद 6 से हो गई 7 बढ़ के। ठीक है, और कुल टोटल गेंद कितनी हो जाएगी, 7 3 10। ठीक है, तो दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/10। अच्छा, PE/E2 क्या होगा कि हमने पहले थैले से काली गेंद निकाली, दूसरे थैले में डाली, और फिर दूसरे थैले से लाल गेंद निकाली। तो अब पहले थैले से अब चूंकि हमने काली गेंद डाल के इसमें डाली, मतलब काली गेंद निकाल के इसमें डाली, अब इसमें लाल गेंद तो उतनी रहेंगी, 6 ही रहेंगी, लेकिन टोटल गेंद बढ़ जाएंगी। 6/10 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें लाल गेंद निकाल दे दूसरे थैले से, काली गेंद नहीं निकाल दे, ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद हमें निकालने का लाल होने की प्रायिकता। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से होता है इसका फॉर्मूला PE/PE1 प्लस PE2 और PE/E2। ठीक है, यानी हम जोड़ते जाते हैं, अगर तीसरी कोई घटना होती है तो तीसरे को जोड़ देते हैं। अब आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बैच प्रमेय इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, तो जब कुछ दिया ना हो तो यहाँ पे हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमें पूछा है उसको हम ई मान लेते हैं, ठीक है, और बाकी दो कंडीशन ले लेते हैं E1 E2। ठीक है, तो आइए समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की, यहाँ से आपकी बैच प्रमेय स्टार्ट होती है। तो 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो पान के हैं। खो गए पत्ते के पान की होने की प्रायिकता। अब दो बैच प्रमेय कैसे पहचानी, यहाँ पे हमने पूछा है कुछ, ठीक है, पत्ते के पाने की प्रायिकता, और हमें दिया क्या है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो पत्ते पान के हैं। तो हमें दिया हुआ है, अच्छा कुछ दिया हुआ है तो यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ पे हमें बैच प्रमेय लगाना है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ मतलब एक दिमाग यहाँ पे है कि हमें इसमें जो दिया हो उसको हमें ई मानना है। तो हमें इसमें दिया क्या है, ये दिया है पत्ते निकाले जाते हैं तो वो पान के हैं, तो E= हम मान लेंगे इवेंट क्या है, 2 पत्ते निकाले गए और वो पान के हैं। ठीक है, 2 पत्ते निकाले गए पान के। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, और जो हमें पूछा है उसको हम मान लेते हैं A। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या है, खो गए पत्ते के पान होने की प्रायिकता। तो A= क्या हो जाएगा, पान होने की प्रायिकता। अच्छा, पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, हुक्म चिड़ी ईट पान 13 होते हैं, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52। यानी खो गए पत्ते के पान होने की प्रायिकता क्या होगी, 13/52। ठीक है, और जो है जो हमें पूछा उसको हमने A मान लिया और उसके ऑपोजिट को मान लिया B। अपोजिट मतलब कि जो है खोया हुआ पत्ता पान नहीं हुआ, उसके अलावा कुछ हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39/52। तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। आया समझ में कि हमें बैच प्रमेय में क्या करना है, जो हमें दिया है, ठीक है, मतलब लास्ट लाइन में जो हमें दिया है उसको हमने जो हमें कंडीशन दी है उसको हमने मान लिया E, जो हमें पूछा है उसको हमने मान लिया A, उसके अपोजिट को मान लिया B। अब इसके बाद क्या है, हमें चाहिए PE/A। इसका मतलब क्या हुआ कि खोया हुआ पत्ता पान का है, ठीक है, और फिर 2 हमने पत्ते निकाले वो पान के हुए। तो इसकी बेसिकली क्या है, अब इसका क्या होगा कि हमें अगर खोया हुआ पत्ता पान का है उसके बाद हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एक पत्ता पान का मतलब कम हो गया, 13 से 12 बचे, और टोटल भी एक कम हुआ क्योंकि हम एक पत्ता निकाल चुके हैं और पान का है। अब इसका एक और पत्ता निकाल तो 11/50। ठीक है, अब PE/B क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि हमने खोया जो पत्ता है वो पान का नहीं है, ठीक है, और कुछ है, उसके बाद हमने 2 पत्ते निकाले, तो अब जब उसके बाद 2 पत्ते निकाले तो पान के पत्ते 13 ही आएंगे, लेकिन टोटल पत्ता एक कम हो जाएगा क्योंकि वो दूसरा कुछ था, ईट था, पान हुक्म था, चिड़ी था। ठीक है, इसका 13 में अब दूसरा एक और पत्ता निकाला तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, यहाँ एक कम हो जाएगा। ठीक है, आयो समझ में आ गया होगा। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए होता है PA/E। मतलब अगर आप क्वेश्चन से भी देखेंगे कि जो दोनों पत्ते पान के हैं, ठीक है, यह पता है, और हमें निकालना क्या है कि खोया हुआ पत्ता पान का है। अगर आप पढ़ेंगे तो यही चीज है। ठीक है, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला ये होता है PA/PE/A अपॉन टोटल मतलब इवेंट या टोटल प्रायिकता कह सकते हो, जो हमने निकाला था PE मान लो। तो ठीक है, तो इसको हम बेसिकली इस तरीके से करेंगे PA/E प्लस PB/PE/B। समझ में आया, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से संपूर्ण प्रायिकता PE है,
ये टोटल क्या है पी। यहाँ पे क्योंकि एक घटना होगी तो हमें यहाँ पे प्लस लगाया जाएगा, तो ये घटित होगी या ये घटित होगी, या तो ई पान का होगा या पान का नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ऊपर लिखा इसके अकॉर्डिंग पी इंटू पी अपॉन ए, फिर नीचे हमने टोटल किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेस्ट प्रमेय का फॉर्मूला होता है, आप वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि बेस्ट प्रमेय कहाँ पे यूज होगी, कैसे पता चलेगा, कैसे करना है सॉल्व। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपसे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 52 पत्तों वाला। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी के उत्तर जाने की प्रायिकता 3/4 अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो क्या प्रायिकता है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, दिया ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। तो आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग की लाइन मतलब चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो, फिर आपको नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ना है उतना ध्यान नहीं देना, आपको लास्ट वाली लाइन पे ध्यान देना है, क्या दिया है, क्या कंडीशन दी है और क्या पूछा है। तो हमें क्या कंडीशन दी है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया तो हमारा ये हो जाएगा ई, सही उत्तर देना, ये क्या हो गया हमारा ई। अब उसने पूछा क्या है, क्या प्रायिकता है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, तो छात्र के प्रश्न का उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी पी ए, यानी ई हमारा क्या हो गया प्रश्न का उत्तर जानना, जो हमें पूछा उसको हमने ए मान लिया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे, अब पढ़िए क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दी है उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है 3/4। इसका अपोज मतलब नॉर्मली होगा नहीं उत्तर नहीं जानने की, लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो अपोज है वो है अनुमान लगाने की। ठीक है, तो या तो उत्तर जानेगा या अनुमान लगाएगा, तो यहाँ पे अनुमान लगाने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी बी। ठीक है, या ए डैश भी कर सकते, ठीक है बी हो जाएगी, और ये हमारी होगी 1/4 या ए डैश भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या निकालना है, हम करेंगे पी ई अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सही उत्तर क्या है जानता है और फिर सही उत्तर देता है। ठीक है, वो सही उत्तर जानता है, उसके बाद फिर सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगर वो सही उत्तर जानता है तो उसके सही उत्तर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन ये मतलब कॉमन सेंस है, जब क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और पी ई अपॉन बी क्या है कि उसने अनुमान लगाया और उसका सही उत्तर सही हो गया, तो ये हमें दिया हुआ है, मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। हमें निकालना क्या है पी ए अपॉन ई। ठीक है, हमेशा है मतलब। ठीक है, आप अगर देखेंगे भी तो इसका अलग क्या है, सही उत्तर देना, सही उत्तर देने की प्रायिकता जबकि ये सही उत्तर जानता हो। अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है, सही उत्तर दिया है जबकि सही उत्तर देने की प्रायिकता आपकी वह सही उत्तर जानता है। तो देखो सही उत्तर देना ये हमें दिया है और सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे उसी तरीके से पी ए इंटू पी अपॉन ए और टोटल नीचे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। इसका एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, देखो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। थैला 1 में 3 लाल 4 काली तथा थैला 2 में 5 लाल 6 काली गेंद है। किसी थैले में से एक गेंद निकाली गई जो लाल रंग की है, क्या प्रायिकता है कि गेंद दूसरी थैले से निकाली गई। ठीक है, तो आपने लास्ट वाली लाइन को आपको देखना है, क्या दिया है कि किसी थैले में से एक गेंद निकाली गई वो लाल रंग की है, तो हमारे ई क्या हो गया कि किसी थैले में से गेंद का लाल रंग का होना। ठीक है, मतलब गेंद लाल रंग का होना, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, आप अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, अब इस पर हमें क्या पूछा है कि गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है, तो हम सेकंड थैले को चुनना हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड थैले को चुनना क्या होगा हमारा ए। ठीक है, अब बेसिकली आप देखेंगे थैला 1 है और थैला 2 है, 2 थैले हैं, तो अगर 2 थैले हैं उसमें से किसी एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड थैले को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ठीक है, और दूसरा मतलब अपोजिट क्या होगा, मतलब अगर दूसरा नहीं तो पहला थैला चुना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। समझ में आया कि आप जो पूछा हमने उसको ए माना, थैला दूसरे से निकालेंगे तो दूसरा थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, पहले को चुनने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसके अलावा चाहिए पी ई अपॉन ई, इसकी बेसिकली वैल्यू क्या है, इसका अलग क्या है कि दूसरे थैले से निकाली गई है गेंद और वो गेंद लाल रंग की है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरे थैले से निकाली गई है और गेंद लाल रंग की है, तो हमारे दूसरे थैले में ये है गेंद 5 लाल 6 काली, तो इसमें से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/11। ठीक है, हमें चाहिए क्या पी ई अपॉन बी। इसका अलग क्या है, पहले थैले से गेंद निकाली गई और वो लाल रंग की है, पहले थैले से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7। बस हमें चाहिए, अब हमें जो पूछा है उसने पूछा है पी ए अपॉन ई। अगर आप देखेंगे, अब कंफर्म करना चाहे तो देख सकते हैं। इसका अलग क्या है कि जो है दिया हुआ है कि गेंद लाल रंग की है, हमसे पूछा है कि वो दूसरे थैले से है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि गेंद लाल रंग की है और पूछा है कि वो गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली। सबसे पहले तो पहचानना कि बेस्ट प्रमेय कहाँ यूज होगी, तो बेस्ट प्रमेय वहां यूज होगी जहां पे हमें कुछ पूछा हुआ है उसके साथ एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं है, मतलब कंडीशन नहीं दी हुई है, तो वहां पे आप संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे। अब बेस्ट प्रमेय हमें पता चल गया कि बेस्ट प्रमेय का है, अब उसमें हम कैसे माने, कैसे सॉल्व करें, तो उसमें जो दिया है
जो कंडीशन दी है उसको हमें ई मान लेना है, ठीक है। जैसे इसमें ए था, दिया था, इसमें ये दिया था, इसमें ये दिया था, और जो हमें उसने पूछा है उसको हमें ए मान लेना है। तो हम यहाँ पे जैसे ये पूछा तो हमने उसको ए मान लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ये पूछा तो इसके उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी ए मान लिया, ठीक है। और जो पूछा उसको ए मान लिया, और उसके अपोजिट यानी उसके साथ, जैसे यहाँ पे दूसरा थैला है तो पहले थैले चुनने की हो जाएगी आपका बी, तो उसका अपोजिट हमने मान लिया बी, ठीक है। उसके बाद हमें पीई अपॉन ए की वैल्यू और पीई अपॉन बी की वैल्यू ये हमें क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3/7 5/11 पी अपॉन ए, ठीक है। अब ई अपॉन बी हमें निकालना क्या है, पी अपॉन ई, तो यहाँ में फॉर्मूला लगा के आप कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ये निकालना, आप चाहे तो एक बार कंफर्म कर सकते हो आप क्वेश्चन वाला इसको समझ के है क्या, ठीक है। इसके बाद जैसे जो भी इवेंट जैसे ई है, ए है, बी है क्या, इसको अच्छे डिफाइन भी कर देना क्वेश्चन में, जिससे आपके नंबर ना कटें, ठीक है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेन आपका वही है कि कॉन्सेप्ट है, हो सकता है इसमें मतलब थोड़ी बहुत वेरी करे, ये क्वेश्चन ना है इसमें प्रोबेबिलिटी एक्सचेंज हो जाए, कुछ ऊपर हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अदर चैप्टर्स है, 10वीं चैप्टर्स है, जिससे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन आता है, उसके फॉर्म भी अच्छे से देख लेना। 8वां चैप्टर, उसमें 8b आपकी हट गई है, दो वक्रों के बीच के क्षेत्रफल का, आपका सिर्फ 8 है बचा है, जिसमें एक वक्र के और मतलब कोई अक्ष है उसके बीच छाएंगे क्षेत्रफल का, ठीक है। तो उसका आप 8 एक क्वेश्चन देख लेना, एक क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल का। इसके अलावा बात करूं फर्स्ट पार्ट में तो आपका तीसरा चैप्टर है प्रायिकता, सॉरी आव्यूह में आपके एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि मतलब एक आव्यूह उसको आपको सममित और विषम सममित दो टाइप में तोड़ना है, ठीक है। एक तो ये आएगा, और दूसरा ये आएगा कि आपको मतलब ए आव्यूह को दिया होगा 2/2 का, और बी दिया होगा 2/2 का, या 3/3 का, आपको मतलब जो है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करना है, ठीक है। तो आप ए बी, जैसे मैंने मॉडल पेपर में बताया था, तो आप यहाँ पे गुणा कराएंगे, वो करेंगे प्रूफ, मतलब लंबी प्रोसेस, इसमें आप सैगुणनखंड निकालोगे, इनवर्स निकालोगे, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन की एक पूछता है, ठीक है। इसके अलावा एक जो प्रमेय है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रमेय आती है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा चौथे चैप्टर में बात करूं तो आपकी जो आव्यूह विधि से समीकरण सॉल्व करना आता है हमेशा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका सारणिकों के गुणधर्म हट गए हैं, और यही है इनवर्स वगैरह निकालना, ठीक है, सहखंडज वगैरह ये सब देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है। 6वें चैप्टर से बात करें तो वर्तमान आसमान से एक या दो क्वेश्चन आएगा, और उच्च निम्न से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और स्पर्श रेखा विलंब इस बार हट गए हैं, ठीक है। तो और बाकी चैप्टर्स के जो 5 में एक पहले, दूसरा, 5वां, 7वां और 140 मैंने इसके तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप गणित की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि फर्स्ट बुक के जितने चैप्टर बचे हैं, 6वें हुआ, आव्यूह हुआ, ठीक है, इसका ही मैं अलग बनाऊं, ठीक है, देखता हूं, ठीक है। इसके अलावा गणित की टाइम यूनिट की वीडियो भी जल्दी आएगी, ठीक है। और इंग्लिश की बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी जल्दी आएगी। फिजिक्स के मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाइए, तो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो, आप फिजिक्स की प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं वो जल्दी अपलोड करूंगा। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी जल्दी अपलोड हो रही हैं, तो आप हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।